नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बच पर। तो कैसे हैं हम लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के जो जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिसका जो है प्रैक्टिस सेट 1 है। ये जो सीरीज़ है जारी रहेगी। जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको इस सीरीज़ में कराए जाएँगे। तो आशा है आपको ये जो सीरीज़ है अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि उगते सूरज की भूमि को किस रूप में जाना जाता है। तो जो उगते सूरज की भूमि है वो जापान जो है उगते सूरज की भूमि है। तो राइट आंसर इज सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत की सीमा किस देश से लगी हुई है, यानी जो भारत देश की सीमा है इन देशों में से किससे जुड़ी हुई है। तो जो आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है अफ़गानिस्तान से। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि जो अफ़गानिस्तान है भारत की सीमा से सीमा जो साझा करता है। सीमा कहाँ पे साझा करता है? सीमा साझा करता है जो यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, वहाँ पे सीमा साझा करता है ये। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन घोषणा किस शब्द शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है, यानी आपातकालीन जो घोषणा का जो शब्द है किस आपातकाल की व्याख्या करता है। तो जो ऑप्शन है राज्य स्तर पर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल या आर्थिक आपातकाल। तो जो आपका राइट आंसर हो जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है आपातकालीन घोषणा जो शब्द है उसकी व्याख्या करता है। तो चलिए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं वो किस वेद या जो है संग्रह में दी गई हैं। तो जो आपके ऑप्शन हैं वो हैं बौद्ध, त्रिरत्न, जातक कथा या पितामह। तो जो आपका राइट आंसर हो जाता है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जातक कथाओं में बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं दी गई हैं, सारी घटनाएं उसमें लिखित पाई जाती हैं। आपका ऑप्शन हो जाता है जातक कथाएं सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों में प्लाज्मा चरण के गठन का कारण क्या होता है। तारों में प्लाज्मा चरण के गठन का कारण होता है बहुत कम तापमान होता है, बहुत अधिक तापमान होता है, उच्च गुरुत्वाकर्षण होता है या सूर्य दूरी होती है। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत अधिक तापमान होता है। तारों में प्लाज्मा चरण के गठन का कारण जो है कि हाई टेम्परेचर होता है। द राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो ऑप्शन हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 18। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 22 में जो गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 22 में दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उज्बेकिस्तान की जो राजधानी क्या है। तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ऑप्शन नंबर बी, ताशकंद। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको मोस्टली पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था, यानी कि मैस्कॉट क्या था। जो आपका 2018 के राष्ट्रमंडल खेल थे उनका मैस्कॉट था बोरोबी, अप्पू, बिनबिन या काका। द राइट आंसर इज बोरोबी, ए बोरोबी 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का मैस्कॉट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है वह है कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण कोड था ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन फोर्स, लाफिंग बुद्धा या परमाणु। तो जो आपका जो राइट आंसर हो जाता है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी लाफिंग बुद्धा जो था पहला परमाणु परीक्षण कोड था। द राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। मतलब कितने दिन के अंदर अगर जो कोई भी सदस्य है वो अनुपस्थित रहता है, यानी सदन में नहीं आता है, तो उस सीट को कितने दिन के अंदर घोषित जो है अनुपस्थित घोषित किया जा सकता है। तो जो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए है 60 डेज, बी है 120 डेज, सी है 90 डेज या डी है 30 डेज। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाता है ए 60 डेज। 60 दिनों के अंदर जो है यदि कोई भी बिना अनुमति के सदस्य अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की जो सीट है उसको रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है। तो जो अमरावती की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन आपके हैं गुजरात है, कर्नाटक है, सी महाराष्ट्र या डी आंध्र प्रदेश।
तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाता है तो वो है आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश से अमरावती जो शैली है वास्तुकला की राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दुःख की नदी के रूप में जाना जाता है, यानी शोक की नदी को भी नदी के रूप में भी जाना जाता है, या दुःख की कह लीजिए या शोक की नदी कह लीजिए। ऑप्शन है हुगली है, तीस्ता है, बराक है या दामोदर है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी को दुःख की नदी कहा जाता है। सो चलिए जानते हैं, इससे थोड़े कुछ अलग डिफरेंट जो फैक्ट्स हैं उनसे जान लेते हैं कि दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है, यानी जो दुःख की नदी बताया गया है ये बंगाल का शोक भी इसको कहा जाता है। सो बिहार का जो शोक किसे कहते हैं, तो बिहार का जो शोक कहते हैं वो है आपकी कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। और आपको क्या पता है कि भारत का क्या शोक नदी कौन सी है, भारत की शोक नदी कौन सी है? तो भारत की जो शोक नदी है वो है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो है वो है भारत की शोक नदी। सो जो दुःख की नदी है वो है दामोदर नदी। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी हुई है? तो आपका आंसर है, ऑप्शंस हैं ग्लूकोमा, फेफड़े, मस्तिष्क या अग्नाशय। सो जो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो आपके ब्रेन से यानी मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को ख़त्म कर दिया, यानी किस चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी उसका जो सिंगल हैंडली जो कारोबार था उसे ख़त्म कर दिया। तो आपका जो चार्टर्स हैं यानी कि एक्ट जो हैं, चार्टर एक्ट है 1813 का, बी है 1853, सी है 1833 या डी है 1793। तो जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके अंतर्गत जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। सो ये जो एक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मोस्टली एसएससी के एग्जाम्स में ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो ये आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सो जो आपके ऑप्शंस हैं, ए हंटर कमीशन, बी मैकाले कैबिनेट, और सी है वुड्स डिस्पैच, और डी है रैली रिपोर्ट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वुड्स घोषणा पत्र यानी वुड्स डिस्पैच। ये आपका है, इसको ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस भी क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली में जो हमारे बहुत ही महान जो धावक हैं उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभी जो ओलंपिक मेडल हुए थे, ओलंपिक गेम्स हुए थे सॉरी। सो सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि ए नीरज चोपड़ा, बी हैं सुशील कुमार, सी हैं हिमा दास या डी हैं उषा रानी। तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो सकता है ऑप्शन नंबर ए यानी नीरज चोपड़ा जी। इन्होंने ही जो है टोक्यो ओलंपिक 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में। ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और इन्होंने जो भाला फेंका था, भाला फेंकने का जो डिस्टेंस थी, कितनी डिस्टेंस थी, वो थी 87.58 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस थी कि भाला कितनी दूर फेंका था इन्होंने जब इनको टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला। सो द राइट आंसर इज ए नीरज चोपड़ा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी आपातकाल इमरजेंसी के टाइम किस आर्टिकल को जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। सो आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 20 या 21, ऑप्शन बी है 22, 23, ऑप्शन सी है आर्टिकल 19 और 43, या ऑप्शन डी आर्टिकल 23 और 24। सो उसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये जो अनुच्छेद हैं इनको इमरजेंसी के दौरान जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना जो है उसको क्या कहा जाता है, यानी सजावट लिखावट के निर्माण की संरचना को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए पेंटिंग, बी पांडुलिपि, सी सुलेख, ऑप्शन नंबर डी डिजिटल आर्ट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है, तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर जो सी है यानी सुलेख, सजावटी लिखावट यानी कि जो डिज़ाइन से लिखा जाता है, कैलीग्राफी आदि होती है, उसी को जो है सुलेख कहते हैं। यानी कि जो सजावट लिखावट है
उसे ही सुलेख कहते हैं, निर्माण की संरचना को ही सुलेख कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाता है वो हो जाता है राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं कि मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं, यानी मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं। तो जो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 1 या डी 3। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाता है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए 2। मानव आवाज़ मशीन में 2 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है। सो जो इसमें पहला आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी जूडो, सी रग्बी या डी खो खो। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी खो खो, जो मूल रूप से भारत का खेल है। और बाकी जो है क्रिकेट इंग्लैंड का है, जूडो जापान का है, रग्बी जो है फ्रांस या यूरोप देश का जो मूल खेल है। तो ये आप इसको ध्यान रखें। अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। सो आपका अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप में छोड़ा जाता है तो उसकी जो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो जो इसमें आपके ऑप्शंस हैं कि ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊर्जा में कमी, स्थितीय ऊर्जा जो होती है घटती है और गतिज ऊर्जा जो होती है बढ़ती है, या ऑप्शन नंबर डी जो है स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से, यानी कि एक जो लिमिटेड डिस्टेंस है वहाँ से छोड़ा जाता है स्वतंत्र रूप से, यानी नीचे फेंका जाता है, अगर छत पे आप खड़े हैं वहीं से फेंक रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसकी जो ऊर्जा है, उसकी एनर्जी, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए जो है गतिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, और सॉरी, जो स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी, और जो गतिज होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। सो अगला आपका जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को डैश डैश की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है या किसी भी सदन से संबंधित यानी रिलेटेड नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कितने टाइम के लिए, यानी कितनी अवधि के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है अपॉइंट किया जा सकता है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन नंबर ए है 6 सप्ताह, बी है 6 महीने, या सी 1 वर्ष या डी 2 महीने। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 महीने। 6 महीने तक ऐसे व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी 6 महीने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, यानी जो जिम्नास्टिक जो गेम्स होता है उसके पिता फादर के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं ए पीटर विटमार, बी कोही उचिमुरा, सी मैक्स हेटलॉक या डी फ्रेडरिक लुडविग जॉन। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक लुडविग जॉन, जो हैं फादर ऑफ जिम्नास्टिक के रूप में जाने जाते हैं। सो जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन थे एंड हो चुके हैं, 50 टोटल क्वेश्चन थे। सो जो इसमें आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित और निर्देशित किया जाता है। यानी कि जो भी जो प्रतिनिधि होते हैं भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना यानी इलेक्ट किए जाते हैं, या फिर प्रशस्त और निर्देशित किया जाता है। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हो जाते हैं, न्यायपालिका हो जाती है, बी मुख्यमंत्री हो जाते हैं, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं, डी संसद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो हो जाता है राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद। संसद जो होती है, संसद के द्वारा ही सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना और प्रशासित किया जाता है। यही आपका जो राइट आंसर हो जाता है संसद के द्वारा। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, संसद। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया जो है वीडियो को शेयर करें, वीडियो को अपना जो है लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ लाभ हो सके। बाकी कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा है। बाकी अब देख ही पा रहे हो कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी जो ये इमोजी बनी है और ये लाइक का बटन बना है, ये ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट में इमोजी जो है इमोजी बना के कमेंट करें और लाइक अवश्य करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये जो सीरीज़ है आज स्टार्ट हुई है तो ये रेगुलर रहेगी। ये जो आपका वीडियो है मॉर्निंग में आपको मिल जाया करेगा। सो आप इजीली आपसे देख सकते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि आरपीएफ के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू पे
काफ़ी उनकी जो है पकड़ होनी चाहिए। अगर आरपीएफ का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई क्रैक करना है तो ईजिली आपको जो है पीवाईक्यूज़ यानी प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं आरपीएफ के या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी रेलवे एग्ज़ाम के जो भी पीवाईक्यूज़ हैं उनको आपको करना मैंडेटरी है, तभी आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।